वैसे इस पे विश्लेषण में कर चुका हूँ, इस वाली वीडियो में आप देख सकते हैं। लेकिन जब मैंने द टेलीग्राफ का जब आर्टिकल पढ़ा तो सोचा इसका भी दृष्टिकोण आपके सामने में प्रस्तुत कर दूं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 30 मार्च को नागपुर स्थित आरएसएस मुख्यालय का दौरा कई राजनीतिक हलचलों को जन्म दे गया। सबने अपने अपने हिसाब से इस पे एनालिसिस किया, विश्लेषण किया। स्पष्ट उद्देश्य ये था कि भाजपा के अगले अध्यक्ष पद के लिए अपनी पसंदीदा नाम को संघ की मजबूरी दिलवाना। लेकिन द टेलीग्राफ की अहम रिपोर्ट ने पर्दे के पीछे चल रही रस्साकसी को ना सामने लाने की कोशिश की है, और वह यह है कि मोदी की यह कोशिश फिलहाल सफल नहीं रही। ये द टेलीग्राफ का ये कहना है। सवाल ये उठा, संघ और भाजपा की एकता में दरारें। 2014 के बाद से भाजपा ने जिस तरह से चुनावी विजय दर विजय हासिल की, उसका श्रेय अक्सर मोदी और अमित शाह की जोड़ी को दिया जाता है। लेकिन यह भी सच है कि इस जीत के साथ साथ संगठनात्मक जो शक्ति का ना केंद्रीकरण हो गया है, सेंट्रलाइज हो गई है, और ये बात आरएसएस को बहुत खटक रही है। संघ का स्पष्ट मानना है कि भाजपा जो अध्यक्ष होगा ना, वो रबर स्टैंप नहीं होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए? एक मजबूत संगठनात्मक नेता होना चाहिए जो पार्टी के अंदरूनी लोकतंत्र को बचाए रखे। मोदी की नागपुर यात्रा इसी तनाव को हल करने की कोशिश थी, लेकिन संघ ना फ्री पास देने को बिल्कुल तैयार रही है। बोले हमारा भी इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर रहेगा। जेपी नड्डा का कार्यकाल जब बढ़ाया गया जनवरी 2024 में, वो खत्म हो चुका था, लेकिन भाजपा अभी तक एक नए अध्यक्ष पर सहमति नहीं बना पाई है। रिपोर्ट ये बताती है कि मोदी की तरफ से कई नाम संघ के सामने रखे गए थे, जिसमें कुछ मौजूदा केंद्रीय मंत्री भी शामिल थे। संघ ने किसी पर भी राजी नहीं हुआ, क्योंकि ये तो सारे आप ही के लोग हैं और रिमोट कंट्रोल है। यहाँ से एक संकेत मिलता है कि संघ अब सिर्फ विचारधारा का वाहक नहीं है, बल्कि निर्णय प्रक्रिया में भी सक्रिय भूमिका वो चाहता है। देखिए, उत्तर प्रदेश और बंगाल, मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में भाजपा अब तक अपने जिला अध्यक्ष तक का चुनाव नहीं कर पाई है। खासकर यूपी में योगी आदित्यनाथ और शाह खेमे के बीच में मतभेद के कारण असमंजस की स्थिति बनी हुई है। यह न केवल भाजपा के संगठनात्मक स्वास्थ्य को दर्शाता है, बल्कि ये भी बताता है कि ऊपर की लड़ाई का असर नीचे तक पड़ रहा है। और बात सत्य भी है। इस अखबार में यह भी लिखा है कि वन मैन शो वर्सेस संगठनात्मक शक्ति का प्रदर्शन चाहता है आरएसएस। वन मैन शो की बात अब नहीं होगी। मोदी शाह युग को वन मैन शो कहने वाले की संख्या लगातार बढ़ रही है। वही संघ चाहता है कि भाजपा में निर्णय सामूहिकता के साथ हो, सबको साथ लेके करें, वैसे ही जैसे अपने ढांचे में उनका होता है। भाजपा ने पहले वन पर्सन वन पोस्ट की नीति अपनाई थी, लेकिन नड्डा को जब दोहरी भूमिका निभाने के लिए सज्ज किया गया तो उस सिद्धांत का उल्लंघन माना गया। तो सवाल अब ये बन जाता है कि क्या आने वाले दिन भाजपा के लिए क्या वास्तव में चुनौतीपूर्ण होंगे? अखबार कहता है कि ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि संघ और भाजपा में टकराव है, लेकिन ये जरूर स्पष्ट है कि संघ अब अपने सिद्धांतों को लेकर अधिक मुखर हो गया है। 2024 के चुनाव के बाद जब नेतृत्व की नजरें 2029 की ओर होंगी, तब देखा जाएगा कि भाजपा किस दिशा और दशा की तरफ जाती है, संगठनात्मकवाद की तरफ या फिर व्यक्तिवाद की ओर। मोदी का नागपुर दौरा चाहे जितना भी सौहार्दपूर्ण, सिंपल, सोबर लगे आपको, लेकिन ये साफ है कि संघ अब सिर्फ मौन दर्शक की भूमिका में नहीं रहना चाहता। भाजपा अध्यक्ष पद को लेकर उठे सवाल सिर्फ एक नाम की पसंद को लेकर नहीं है, बल्कि पार्टी के भविष्य के चरित्र को लेकर है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या भाजपा नेतृत्व संघ के विचारों को समाहित करेगा या फिर दोनों के रास्ते धीरे धीरे अलग हो जाएंगे। 2004 के चुनाव में जब संघ ने अटल बिहारी वाजपेयी से अलग किया तो सत्ता गंवानी पड़ गई थी। अगली बात, अहमदाबाद में बनी बीजेपी और आरएसएस से लड़ने का रोड मैप कांग्रेस ने बना लिया है। अधिवेशन चल रहा है। वीडियो एक वायरल है कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, हिंदुस्तान। लेकिन इस शिविर में एक रणनीति तय की गई है। बीजेपी और आरएसएस से न सिर्फ राजनीतिक बल्कि वैचारिक स्तर पर मुकाबला करने का प्लान बनाया गया है। पार्टी सामाजिक न्याय को बढ़ावा देगी। कांग्रेस पार्टी संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करेगी और इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर वो आगे बढ़ेगी। इस मंथन को न्याय पथ का नाम दिया गया, जो गुजरात में किया गया अधिवेशन, जिसमें 2000 नेताओं ने हिस्सा लिया और प्रस्तावों को मंजूरी दी। कांग्रेस ने किसानों, युवाओं, महिलाओं, मुस्लिमों के हित की लड़ाई का वादा किया। बीजेपी और संघ के राष्ट्रवाद को चुनौती देने के लिए कांग्रेस ने अपनी विचारधारा और संविधान की रक्षा पर जोर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस ही बीजेपी और संघ को टक्कर दे सकती है। बीजेपी के राष्ट्रवाद को विभाजनकारी बताते हुए कांग्रेस ने खुद को एकता और संविधान का रक्षक कहा। संविधान पर बीजेपी के कथित हमलों का हवाला देकर के पार्टी ने रक्षा का नैरेटिव बनाया है कि हम आपके संविधान को बचाएंगे, जो 2024 के चुनाव में इन्होंने अपनाया था। सामाजिक न्याय को हथियार बनाकर कांग्रेस ने दलित, ओबीसी,
अल्पसंख्यक पर ध्यान केंद्रित किया है। राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना और आरक्षण की 50% सीमा खत्म करने की बात कही है। बीजेपी को दलित ओबीसी विरोधी करार देते हुए निजी क्षेत्र में आरक्षण तक की मांग कर दी है। इंडिया गठबंधन के साथ चलने की प्रतिबद्धता दोहराई गई है। गुजरात में 2027 के चुनाव जीतने का लक्ष्य रखा गया है ताकि बीजेपी को उसके गढ़ में हराया जाए और एक व्यापक नैरेटिव बनाया जा सके। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने नेताओं को संगठन के लिए मेहनत करने की चेतावनी दी है। जिला अध्यक्षों को अधिकार देने और संगठन को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाने की बात कही गई है। ये तो चला वहां पर, लेकिन इसके पैरेलल में ना राहुल गांधी को लेकर थोड़ा सा क्रिटिसिज्म किया जा रहा है कि यार राहुल गांधी आप चलो बीजेपी को उसके गढ़ में हराएंगे, लेकिन गुजरात चुनाव कैसे जिताएंगे, ये सवाल भी उठने लगा है। ये सवाल क्यों उठ रहा है? लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को ये पता नहीं है या किसने समझा दिया है कि गुजरात में उनकी पार्टी के आधे नेता भाजपा से मिल रहे हैं या भाजपा के लिए काम करते हैं, लेकिन ये आधे नेता कौन हैं? ये ना तो राहुल गांधी को पता है ना उनको समझाने वाले को इसकी जानकारी है। कोई 1 महीने पहले राहुल गांधी गुजरात गए थे तो उन्होंने कह दिया था कि 30 से 40 ऐसे नेताओं की पहचान करके उनको पार्टी से निकालना होगा, लेकिन 1 महीने में वो ऐसे नेताओं की पहचान नहीं कर पाए हैं। अब ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी गुजरात का अगला विधानसभा चुनाव प्रदेश कमेटी के सहारे नहीं लड़ेगी, बल्कि दिल्ली के नेता पार्टी को चुनाव लड़ाएंगे। तो गुजरात में हो रहे कांग्रेस के 84वें अधिवेशन के पहले दिन इस बारे में चर्चा हुई और बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने तय कर दिया है कि गुजरात का चुनाव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी लड़ेगी। सोचो, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में कहां से नेता आएंगे? ये नेता भी तो किसी ना किसी राज्य के होंगे। क्या गारंटी होगी कि वो भाजपा के लिए काम नहीं कर रहे होंगे? दूसरा, दिल्ली और प्रदेशों के नेता चुनाव को अपने प्रदेश में तो ठीक से चुनाव लड़ा नहीं पा रहे हैं, तो गुजरात जाकर के क्या चुनाव लड़ा पाएंगे? राहुल गांधी की ऐसी बातें ना कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराती है। सोचिए, अभी कांग्रेस ने शक्ति सिंह गोहिल को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। वे बिहार और दिल्ली के प्रभारी रह चुके हैं और उनके प्रभारी रहते हुए पार्टी का संगठन का कैसे भट्टा बैठ चुका है सबने देख लिया। लेकिन सवाल यह है कि राहुल को उन पर भरोसा है या नहीं कि वह पार्टी के लिए काम करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर उन पर भरोसा है तो वह जो कमेटी बनाएंगे उस पर भरोसा क्यों नहीं होगा? वैसे भी कांग्रेस तो इस बात के लिए मशहूर है कि बरसों तक उसकी प्रदेश कमेटी नहीं बन पाती है। जैसे बिहार में 5 साल से कमेटी नहीं बनी और 3 अध्यक्ष व 3 प्रभारी बन चुके हैं। कांग्रेस को अपने नेताओं पर संदेह करने की बजाय इन चीजों में सुधार लाना चाहिए, तभी आप गुजरात में कुछ कर पाएंगे। ये बातें सोशल मीडिया और कई सारे पत्रकारों के लेखों में दिखी।